अदालत की लीगल स्क्रूटिनी से पास होना चाहिए। अब किसी ने चैलेंज किया है, देखिए अदालत क्या सरकार अपना एफिडेविट हलफनामा दायर करेगी। अपना जो हमारा जो स्टैंड है वो हम जरूर बताएंगे। वो हर वो चीज कर सकते हैं जिससे उनको इलेक्शन में फायदा पहुंचे। नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार वर्शिप एक्ट को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है? क्या वर्शिप एक्ट में संशोधन या फिर इसे निरस्त किया जा सकता है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत कुछ ऐसे ही दिए हैं। टाइम्स नाउ के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ग्लोबल ब्राइट स्पॉट समिट में अमित शाह ने वर्शिप एक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि हर कानून न्यायिक समीक्षा से होकर गुजरना चाहिए और सरकार मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह ने इस समिट के दौरान क्या कुछ कहा। बड़ा मुद्दा है जो इस देश में और देश की कोर्टों में चल रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये कोर्टों के थ्रू ही जाएगा जिस तरह से अयोध्या की पूरी लड़ाई कोर्टों के थ्रू गई थी, या इस पर सरकार कोई संशोधन ला सकती है? नहीं, देखिए मामला कोर्ट में है, मेरी कोई टिप्पणी करने का तुक नहीं रहता है, बचता नहीं है कोई तुक, क्योंकि अयोध्या के जजमेंट के बाद अभी जो विवाद सामने आए हैं उसमें 91 का कानून भी अपने आप में एक प्रकार से चैलेंज में है। मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक मंच पर इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हर कोई कानून अदालत की लीगल स्क्रूटिनी से पास होना चाहिए। अब किसी ने चैलेंज किया है, देखिए अदालत क्या करती है। लेकिन सरकार पार्लियामेंट में कुछ, सरकार को भी नोटिस दिया है, सरकार अपना एफिडेविट हलफनामा दायर करेगी। अपना जो हमारा जो स्टैंड है वो हम जरूर बताएंगे। वर्शिप एक्ट की वैधता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 14 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 12 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले 12 अक्टूबर को हुई सुनवाई में केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि अयोध्या केस का जिक्र यहां पर उचित नहीं है। अयोध्या जजमेंट में वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी एक अलग संदर्भ में थी। अब शाह के बयान के बाद से इस पर बहस शुरू हो गई है। विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए, वो हर वो चीज़ कर सकते हैं जिससे उनको इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचे। अगर इस तरीके की जो भी चीज़ें उनको बेनिफिट देगी इलेक्शन में, वो करना चाहेंगे, कर देंगे। रही बात वर्शिप तो एक इंडिविजुअल एक्ट है, वो हर आदमी अपने स्तर से कर रहा है। अब इसमें ये क्या बदलाव लाएंगे, जब बदलाव आएगा तब उस पर रिएक्शन दिया जाएगा। स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991 भारत के नैसर्गिक कानून और संविधान का पूर्णतः उल्लंघन करता है। 1947 से पहले तो इस देश के साथ अंग्रेजों ने भी अत्याचार किए, मुगलों ने भी अत्याचार किए। तो क्या यह मान लिया जाए कि 47 के बाद वो सारे चीज़ वैध हैं? उस तिथि तक जो कुछ भी गुलामी के निशान थे वो मिटाए नहीं जाएंगे। ये तो गलत है और कानूनी रूप से भी यह सही नहीं है। संविधान में सबको समान न्याय के अधिकारों का उल्लंघन होता है। माननीय गृह मंत्री जी का यह वाक्य कि स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट समाप्त होगा, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। ज्ञानवापी का मामला हो या फिर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला हो, इसमें मुस्लिम पक्ष बार बार वर्शिप एक्ट की दुहाई देता आया है। ऐसे में हिंदुओं से अन्याय करने वाले एक्ट को संशोधित किया जाता है या फिर निरस्त किया जाता है, तो फिर इससे हिंदू पक्ष को मजबूती मिलेगी। साथ ही कई ऐसी जगहों पर विवाद का समाधान भी हो सकेगा। ऐसे में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आज के जो सवाल हैं उन पर नजर सबसे पहले डालते हैं। पहला सवाल है, क्या 2024 में मोदी सरकार
वर्शिप एक्ट खत्म कर देगी? सवाल यह भी है कि क्या ज्ञानवापी टू शाही मस्जिद सबका समाधान इस एक्ट में बदलाव से ही होगा? धर्मनिरपेक्ष भारत में क्या गेम चेंजर फैसला होने वाला है और 2024 तक क्या यह तस्वीर देखने को मिलेगी देश में? तो इन सवालों के इर्द गिर्द आज राष्ट्रवाद में हम अपनी चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों से आपका करवाते हैं। हमारे साथ अतिकुर रहमान जी जुड़ने वाले हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर शुएब जमई हैं जो कि इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विष्णु जैन जी एडवोकेट हैं। अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विष्णु जी मैं आपके पास आता हूं। आप इस मामले को कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, काशी में जो लड़ाई चल रही है उसके आप वकील भी हैं। आपको लगता है कि काशी टू मथुरा की अगर बातचीत होती है तो समाधान का एक ही रास्ता है कि इस एक्ट की न्यायिक समीक्षा हो जाए? ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, लोग कहते हैं कि इस एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता जो विरोधी हैं। आप तो इस मामले को कोर्ट में लेकर चले गए सर। नहीं, हम कोर्ट में ले गए। हम क्या मतलब, हम भी हैं, विष्णु भाई भी हैं, विष्णु जैन जी, हम सब लोग इसको कोर्ट में ले गए। इस 1.5 पन्ने के कानून को, जिसको मैं काला कानून कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सुना। पहले 2 जजों की बेंच सुना, इसको 3 जजों की बेंच को रेफर किया। क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो चुके हैं, इस पे 10 क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं जिनका जवाब भी देना है। अभी आज माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो इस पर अपना स्टैंड बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बड़ी सीधी सी बात है, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और अगर हमें इतना अधिकार नहीं है कि जिन धार्मिक स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, जिनको इतिहासकार कहते हैं तोड़ा गया, वास्तुविद कह रहे हैं तोड़ा गया, वैज्ञानिक कह रहे हैं तोड़ा गया, गजेटियर में खुद तोड़ने वाले ने लिखवाया कि हां मैंने तोड़ा है, अगर उसको हम लेने के लिए वापस कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे तो फिर हमारे लिए आजादी का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर तो ये मुगल एरा हो गया ना। अगर मुगलों ने तोड़ा, मुगलों के समय हम उसको नहीं ले पाए और आजादी के बाद भी हम उसको न ले पाए, तो मुगल काल और स्वतंत्रता का अंतर क्या रह गया? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये काला कानून जो 1.5 पन्ने का है, इसको बना के हमारे संसद ने महापाप किया है, सरकार ने महापाप किया है। जिन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया उन्होंने महापाप किया है। सबसे बड़ा संसदीय महापाप ये 1991 में किया, पूजा स्थल कानून बना के। दूसरा महापाप किया हमारी संसद और सांसदों ने 1992 में, जब देश को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पे बांट दिया। तीसरा महापाप किया 1995 में, जब वक्फ एक्ट बना दिया। चौथा महापाप किया उन्होंने फिर से, जब राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। ऐसे बहुत महापाप किए, लेकिन जो सबसे बड़ा महापाप है ये 1991 का कानून है, जिसको बनाया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करेगा। और राज्यसभा की अगर आप बहस जाके देखें 1991 की, तो जेटली जी ने कहा था, ठीक है, जेटली जी ने कहा था आप बहुमत के आधार पे आप अपने यहां से संसद से पास कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये फेल हो जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा ये कानून। ठीक है, मैं सबसे एक कमेंट ले लूं, फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। विष्णु जी, मैं आपके पास आता हूं। काशी मामले में आप लगातार कोर्ट की दहलीज पर है। आपको लगता है कि जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू भावनाओं का सम्मान तभी होगा जब इस कानून में संशोधन हो जाए, या फिर न्यायिक समीक्षा में कोर्ट कुछ अपनी टिप्पणी दे, अपना फैसला दे और उसी के जरिए काशी और मथुरा का समाधान निकलेगा? देखिए, काशी और मथुरा की जहां तक बात आती है, ऑलरेडी काशी और मथुरा की अदालतों ने ये फैसला दे दिया है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मसला हो, दोनों जगह ये बात कोर्ट ने होल्ड कर दी है 12 सितंबर 2022 के फैसले से और मथुरा में एक डिफरेंट ऑर्डर से, कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खुद में असंवैधानिक है। मैं इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूं और उसका सबसे मूलभूत कारण यह है कि आप, और मैं सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं जो यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं, कि अगर आज मैं कानून लाऊं और इनका कोर्ट जाने का दरवाजा रोक दूं, तो क्या वो कानून इनको मान्य होगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 सारे लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीनती है। अगर इतिहास में कोई गलतियां हुई हैं
और उसको कोई कोर्ट के माध्यम से रेक्टिफाई करना चाहता है, तो उस केस में आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। और मैंने बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर्स को सुना, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा ये जीता जागता उदाहरण है और बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोर्ट जाने का अधिकार भी तो बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे मूलभूत सिद्धांत है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, कोर्ट जाने का अधिकार इस देश के संविधान की आत्मा है। और सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो लोग इस पर रिलाई कर रहे हैं ये समझ लें कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। कभी अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कोई मस्जिद तोड़ी गई हो, उसके रेस्टोरेशन के लोग कोर्ट जाना चाहते हो तो वो भी नहीं जा पाएंगे। तो इस सारे भाइयों मैं अतिकुर रहमान जी के पास सीधे रुक करता हूं। अतिकुर रहमान जी, जो चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी का अधिकार कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं? कोर्ट तय करेगा ना सर कि उसकी बात सही है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राकेश जी, सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने आज की बहस के अंदर जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात की है वो ये की है कि पार्लियामेंट को उन्होंने पापी करार दिया है। नहीं, पार्लियामेंट को पापी नहीं करार दिया, उन्होंने कहा उनकी नजर में पाप है। तो आप उनकी नजर में जो पार्लियामेंट को पापी कहा है, मैं उसके ऊपर मैं अपना ऑब्जेक्शन रद्द करना चाहता हूं। मैंने कहा पार्लियामेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है संसदीय पाप, मैंने संसद को कुछ नहीं कहा। अरे आपने सबके सामने कहा, सबने सुना, अब भी आप यही तो आपके अंदर कमी है अश्विनी जी। आप कहते हैं और फिर मुकर जाते हैं, आप कहते ही फिसल जाते हैं बात को अपनी। आपने एक स्टैंड बनाई है कि आपको संसदीय महापाप रिपीट कर रहा हूं, संसदीय महापाप रिपीट कर रहा हूं, संसदीय महापाप रिपीट कर रहा हूं। सांसदों ने महापाप किया। नहीं, ठीक है, शुरुआत में भिड़ंत नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं, रंगरेज भाई और अतिकुर रहमान जी, अश्विनी जी एक मिनट, अश्विनी जी शांत होइए, मैं क्लियर कर देता हूं। शुरुआत में सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी ने जो बात कही कि उनकी नजर में संसद में पाप हुआ, यह कानून बनकर, संसद को लेकर टिप्पणी नहीं की। आगे आप अपनी बात रखिए अतिकुर रहमान जी। उसी हिसाब से देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने बहुत जिम्मेदारी का स्टेटमेंट दिया है राकेश जी, कि जो भी पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं उनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जिस तरह से आप अश्विनी उपाध्याय को ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसी तरह से मुझे आर्टिकल 370 का रद्द करना, सीए लाना, एनआरसी जैसे, जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय ने की, ये काले कानून है। आर्टिकल 370 का रद्द करना भी काला कानून है। नहीं तो 370 में जब हटाया गया तो किसी ने आपसे अतिकुर रहमान कहा कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर सीए एनआरसी में किसी ने ऐसा कहा। लेकिन 91 वर्शिप एक्ट में ये बात क्यों है कि आप चैलेंज ही नहीं कर सकते साहब? नहीं, आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, ये कहीं से पहले कहा गया क्या आपसे? यहां पर इंपॉर्टेंट राकेश जी, एक आखिरी पॉइंट राकेश जी, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस तरह से अभी वकील साहब विष्णु जैन कह रहे थे, क्लॉज 4 ये कहता है इसके बाद में कोई पार्टी इसको एंटरटेन ना करे, कोई जुडिशियल ऑफिसर, कोई पुलिस स्टेशन, कोई मजिस्ट्रेट इसको एंटरटेन ना करे। इट्स अ क्लोज, इट्स अ पार्ट। अरे यही तो बात है ना अतिकुर रहमान जी, यहां पर आप क्लोज कह देते हैं और बाकी मामलों में आप गुंजाइश रखना चाहते हैं कि कोर्ट उनको रिव्यू करे। आप चाहते हैं कि रिव्यू हो, आप चाहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, लेकिन अपनी जहां पर बात आती है आप चाहते हैं साहब ये तो क्लोज है मामला। राकेश जी ठीक है, मैं आता हूं, मैं डिबेट अभी ओपन नहीं करता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं। रंगरेज भाई, आप इसमें तो चाहते हैं वर्शिप एक्ट में कि ये मामला क्लोज है साहब, आगे इस पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन 370 की बातचीत हो, सीए एनआरसी की बातचीत हो, आप चाहते हैं वहां पर वो मसला आगे खुलता रहे, बातचीत होती रहे, हम विरोध करेंगे। राकेश पांडे जी, मैं आपको ये बताऊं, ये जो कानून बनाया गया था, ये बनाया इसलिए गया था कि इसके बाद कोई भी किसी तरीके का बाबरी मस्जिद के बाद कोई भी विवाद नहीं होगा।
इसलिए। मगर ये जो विवाद जो आज अश्विनी उपाध्याय जी अभी बता रहे थे कि मैं भी कोर्ट गया था, अभी ये धर्मांतरण और लफ्जियात के ऊपर गए थे, जब इनसे एनडीटीवी वालों ने पूछा तो ये भाग खड़े हुए, इनकी पार्टीशन वहां पे कोर्ट ने खारिज कर दी। तो ये ऐसे वकील और जो सांसदों पे अपनी बात करते हो, इनके पास कोई तर्क नहीं होता। बात हिंदुस्तान के संविधान की होती है, ये अमेरिका का संविधान ले आते। अमेरिका में 50 देश है, सबके अलग अलग संविधान है। हमारा संविधान कितने प्रदेश है, मगर हमारा संविधान एक है। तो यही हमें समझना पड़ेगा, हमारा जो कल्चर है, और ये जो 1992 का जो एक्ट है, ये तो के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 90 उसके अयोध्या वाले मसले 91 का वर्शिप एक्ट, हाँ, उसमें बात है जो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया, उसमें बात है कहा गया कि ये वर्डिक्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 91 का कानून जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो ये देखिए जानबूझकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। मथुरा का विवाद भी मुसलमानों ने पहले खत्म कर दिया, आज से 65 साल पहले। वहां के साथ ट्रस्ट के साथ बैठ के वो कहने लगे नहीं दे दो। रणवीर भाई सवाल ये था, नहीं सुनिए ना सर सुनिए, अतिकुर रहमान जी ने जो बातें कही, सवाल ये था कि आप 370 सीए एनआरसी दूसरे कानून में तो रिव्यू चाहते हैं अगर आपको बातें ना पसंद आए, लेकिन इसमें चूंकि सब आपके हिसाब से, इसलिए इसमें आप रिव्यू नहीं चाहते हैं। कहते हैं ये साहब क्लोज है, इस पर बात मत करिए, आगे आइए फिर उसके बाद बात करेंगे। राकेश जी, इसमें ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान की ये जो 91 का कानून है, ये कहता है कि इस पर किसी तरीके अरे तो कानून सीएनआरसी भी बन गया ना, बात छोड़िए, फिर उस पर भी जो कानून बन गया उसका पालन करिए। 370 पर फैसला ले लिया इस देश की संसद ने, उस पर भी बहस नहीं करनी चाहिए फिर। देखिए 370 की बहस ऐसी है, वहां के लोग अवाम और लोग वहां के ये मतलब वहां के लोगों पर छोड़ दीजिए ना सर, वहां के लोगों पर छोड़ दीजिए, वहां के लोगों पर छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं शोएब ठीक है एक मिनट हो गया। 10 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, बस 10 सेकंड। आप बताइए अमित शाह जी ने क्या कहा कि हम अपने स्टैंड क्लियर करेंगे, हम बताएंगे, हम वहां पर जवाब, सरकार का काम होता है जवाब। नहीं, उन्होंने कहा कि हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए अगर कोई विवाद आता है तो। ठीक है, मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज का रुख करता हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, काशी मथुरा की बातचीत हो रही है, मान लीजिए कि इसमें कुछ संशोधन हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, और जो मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि मसला सिर्फ काशी मथुरा तक भी सीमित नहीं रहेगा, इसके बाद बहुत सारे मंदिरों को लेकर अब बात आएंगे, 40,000 मंदिरों की बातचीत होगी। देखिए राकेश जी, ये बात सोचने वाली है, विचार करने वाली है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट बना है, आखिर ये किस लिए क्यों बना है। आप जरा सोचिए कि जिस प्रकार से मुगल कालीन में हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले कौन थे, वो विदेशी आक्रांता थे जो जानबूझ करके हमारे सनातन मंदिरों को तोड़ते थे, वहां के सोना को लूटते थे, और उस मंदिर पे चूंकि हींग लगे न फिटकिरी, रंग चोखा ऊपर गुंबद सिर्फ लगा करके और मस्जिद बना देते थे। अब जिसको आज वर्तमान में विवाद कहा जाता है, राम मंदिर विवाद, अरे राम मंदिर विवाद कहां था भाई? राम मंदिर से तो हमें न्याय चाहिए था कि हमारे मंदिर को तोड़ करके वहां पे लूटा भी और वहां पे गुंबद बना दिया, मस्जिद बना दिया। अब कृष्ण जन्मभूमि पर लीजिए, वहां भी तोड़ा, लूटा और उसके बाद वहां पे दरगाह बना दिया। और आप देखिए काशी विश्वनाथ में इसी तरह सैकड़ों हजारों देश के मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा। और आप देखिए कि उस समय की निकम्मी सरकार 1998 एक्ट जो बनाने वाली सरकारें हैं, ये जो उस समय बनाई, उन्होंने यहां तक भी हिंदुओं की जो बहुसंख्यक देश भारत माना जाता है, उन्हीं के ऊपर थोप दिया कि तुम्हारी गर्दन भी काटी जाएगी, तुम्हारे एक एक अंग भी काटे। नहीं, मतलब स्वामी जी, मतलब आप इस कानून में बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि मसला सिर्फ काशी मथुरा का नहीं है, देश में ऐसे हजारों मंदिर और भी हैं जो तोड़ दिए गए थे। आप सब पर न्याय चाहते हैं, इसलिए कानून में आप बदलाव चाहते हैं। जी बिल्कुल, तमाम मंदिर, बिल्कुल आप देख लीजिए, हमारे देश में इतने मंदिरों को कहीं भंग किया गया उस समय, उससे न्याय चाहिए ना भाई, हमें न्याय चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, जो मुगलों ने, जो विदेशी आक्रांताओं ने पाप किया है, उस पाप का हमें न्याय चाहिए, और वो हिंदू समाज उसका अधिकारी बनता है। देश आजाद हुआ तो हमें न्याय के लिए तो कम से कम कोर्ट की दरवाजा पे जाने चाहिए ना, लेकिन कोई एक्ट बना करके रोक दिया। विष्णु जी, मैं आता हूं, एक टिप्पणी शोएब जमई छूटे, मैं उनसे ले लूं सबसे पहले। शोएब जमई, क्या आप लोग तैयार हैं अगर कोर्ट इस मामले में रिव्यू देता है और कहता है कि साहब अगर इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश, या कोर्ट का जो भी फैसला आएगा? हमारे दोस्त, काबिल दोस्त विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं, और इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भाई उनके बजाय आप ही सारा जवाब दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है अब उनको काम नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल अगर आपको जवाब लगे तो उसमें मेरी दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं वही मैंने कहा कि उनको जवाब देने दीजिए, वो काबिल है, सक्षम आदमी है, वो
हमारे सारे पैनलिस्ट। अरे आपसे जो सवाल पूछा शोएब जमी, पहले उसका तो जवाब दीजिए। डिबेट में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो छोड़ दीजिए, मैं देखने के लिए बैठा हूं यहां पर। नहीं, यही तो हम देख रहे हैं ना कि भाई आप ही सबका जवाब दे रहे हैं, मुस्लिम पक्ष वालों का काउंटर जवाब। विष्णु जी यहाँ से मुंह देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो आप उनका काम कर दे रहे हैं। आप जवाब देंगे शोएब जमी जो आपसे पूछा, आप जवाब देंगे? तो आप न्यूट्रल पक्ष बन के रहिए भाई साहब, आप मत। नहीं, मैं न्यूट्रल हूं, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए शोएब जमी। मैंने ये सवाल पूछा कि क्या आप तैयार हैं? नहीं, आप हिंदू पक्ष नहीं हैं, आप एंकर हैं, इसलिए मैंने बताया। अरे मुझे मत सिखाइए, मैं एंकर हूं, मुझे पता है। देश ये शो देख रहा है, देश के लोगों को पता है कि मैं एंकर हूं यहां पर। आपसे जो सवाल मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। एंकर का काम है सवाल पूछना, वो मैंने काम किया। हाँ, विष्णु जी को जितना आपने वक्त दिया है उतना ही हमें भी वक्त देंगे। और सुनिए गौर से, देखिए ऐसा है कि बात यहाँ से बार बार आ रही है इसमें एक कि आजादी के बाद भी इतना जो है ये करना इसलिए मिली थी क्या? मैं इसलिए कहता हूं कि आजादी के आंदोलन के दौरान एक हिंदू महासभा और जो ये कुछ पक्ष जो आज आरएसएस और जनसंघ है, वो असल आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो एक हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके बारे में आज उन्होंने बखान कर दिया कि भाई हमको मंदिर में हक नहीं मिल रहा है। अच्छा। और दूसरा जो पक्ष था, गांधी और नेहरू और जितने बाकी लोग, वो हिंदुस्तान की लिबरलाइजेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ताकि लोगों को आजादी मिले और वो तरक्की पसंद हो जाए। लिबरलाइजेशन लाइज इन द हार्ट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। तो ये धर्म के लिए लड़ाई नहीं था, मुसलमान कोई मस्जिद के लिए नहीं लड़ रहा था, या फिर यहां से कोई गांधी और नेहरू यहां से इसके लिए नहीं लड़ रहे थे। वो सारी चीजें हमारे साथ थी। 1992 का जब कानून लाया गया तो यही बात किया गया कि ये बेसिक टेनेंट का हिस्सा है, और बेसिक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो फिर उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। सीए जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं था। हम 1951 के जो यहाँ से एक्ट है उसमें संशोधन करके हमने सीए लाया, जो पॉपुलेशन जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट था। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है और सीए में बहुत फर्क है। जब हम सीए को काला कानून कह रहे थे शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान, जब हम लोग 103 दिनों तक उस पर आंदोलनरत थे, तो आपने कहा कि भाई संसद में बने हुए कानून को आप कैसे कह सकते हैं, सारी लान मलामत की। तो आज बताइए वो पैमाना आपके लिए नहीं लागू होता क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो शोएब जमी कह रहा हूं, सीए एनआरसी भी इस देश में बना, इस देश की संसद ने कानून बनाया। 91 वर्शिप एक्ट भी इस देश की संसद ने कानून बनाया। आप चाहते हैं कि 91 वर्शिप एक्ट का अगर जुडिशियल रिव्यू ना हो तो आप सीए एनआरसी पर रिव्यू क्यों चाहते हैं? आप 370 को जब इस देश की संसद हटाती है तो आपको उस पर ऐतराज क्यों होता है? इसलिए होता है एंकर महोदय, मैं आपको समझा दूं। नहीं, बार बार एंकर महोदय मत कहिए, मेरा नाम भी है और सबको इस देश को पता है कि मैं एंकर हूं, यहां पर एंकर की भूमिका में हूं। मैं वही राकेश जी गुस्सा नहीं होना, मैं आपको बता दूं फर्क ये है, डिफरेंस समझ लीजिए। सीए का कानून जो संशोधन हुआ तो उसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं था। ये आप तय करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि नहीं है? ये शोएब जमी तय करेंगे या इस देश की अदालतें तय करेंगी? कहा है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में है, राकेश जी आप पढ़िएगा उसको। अरे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। शोएब जमी एक बात बताइए, इस देश में कानून बना, संविधान को अपहोल्ड करने का काम किसका है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक क्लॉज भी लिखा हुआ है कि इसको यहाँ से रिव्यू नहीं हो सकता, या फिर इस पे आप जा नहीं सकते कोर्ट में। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक क्लॉज है, पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये जो फर्क समझना बहुत जरूरी है। अरे तो ये कोर्ट को तय करने दीजिए ना सर कि रिव्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, किसकी दलील सही है गलत है, याचिका खारिज होगी स्वीकार होगी कि शोएब जमी एक टेलीविजन डिबेट में ये तय करेंगे। संविधान को आप मानते हैं कि नहीं मानते? अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम मानते हैं। इसलिए तो सीए में जो है रिव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन विष्णु जैन जी नहीं, ठीक है, नहीं शोएब जमी आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। संविधान को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है या मेरी नहीं है। विष्णु जैन जी, संविधान को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। शोएब जमी किसी डिबेट में बैठकर नहीं तय कर सकते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ थोड़ा सा भ्रम फैलाया गया, मैं उस भ्रम को क्लैरिफाई कर दूं। ये एक टेक्निकल बात है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान का पार्ट नहीं है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर की शोएब जमी ने बात कही, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इस देश में सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्युलरिज्म का एक जीता जागता उदाहरण है। इस
ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका ये अर्थ नहीं हो गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया या संविधान की मूल संरचना का पार्ट हो गया। इस बात को समझने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के केस में पैरा 92 ऑनवर्ड्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जिक्र किया था, वो एक ऑर्बिटर फाइंडिंग है। ऑर्बिटर फाइंडिंग का मतलब समझ लीजिए, ऑर्बिटर फाइंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज किसी जगह पे कोई बिंदु नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और उस पे अगर कोई माननीय न्यायालय उस पे अपना कमेंट देता है, तो वो बाइंडिंग प्रपोजिशन ऑफ लॉ नहीं होता है, वो किसी पे बाइंडिंग नहीं होता है, वो एक पासिंग रिमार्क है। और यही बात तुषार मेहता साहब जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने यही बात सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखी थी कि राम मंदिर का केस और बाकी चीजें इससे कवर्ड नहीं होती हैं। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान एक संसद द्वारा पारित कानून है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में हमें चुनौती देने का हमारा अधिकार है, और इसीलिए हमने चुनौती दी है। किस आधार पे? इस आधार पे कि ये लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। किस आधार पे? कि आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 27 इन सबका वायलेशन करता है। और इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है, मैं यहाँ सारे अपने मुस्लिम पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, क्या ये आज अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है क्या कि अगर आपने कहीं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है तो इस्लाम में परमिसिबल है क्या? आपने भी सवाल पूछा राकेश जी, बहुत अच्छा, और मुझे लगता है आपने मूलभूत सवाल पूछा है कि भाई कितनी चीजों की बात होगी। इन लोगों ने भी यही सवाल पूछा, कितने मंदिरों की बात होगी। सवाल यहाँ पे 40,000 मंदिर का, 3 मंदिर का, 20,000 मंदिर का, 10,000 मंदिर का नहीं है। मैं या अश्वनी भाई या स्वामी जी यहाँ पे कोई फिगर देने के लिए नहीं बैठे हुए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां जहां मंदिर तोड़ा गया है इस्लामी आक्रांताओं द्वारा और वहां मंदिर तोड़ने के प्रमाण मिलते हैं, वहां पे कम से कम हमें जुडिशियल रिव्यू के तहत अपनी कोर्ट के माध्यम से लीगल लड़ाई लड़ने की इजाजत दीजिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, वो इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जो तोड़ दिया वो सही है, जहां पे हम बैठे हुए हैं वो सही है, आप ये आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। मुद्दा इस बात का है। ठीक है शोएब जमई, जल्दी से जी। पहले तो विष्णु जी और हिंदू पक्ष ये तय कर ले कि इनको समाधान जो है इस्लामी शरिया कानून के तहत चाहिए या भारत के संविधान के तहत चाहिए। जब इनको सुविधा होता है तो कह देते हैं नहीं भाई हमको शरीयत के तहत यहाँ से आप बताइए इस्लामी कब उन्होंने शरीयत की बात कर दी? और जब उनको सुविधा होता है तो विष्णु जैन ने शरीयत की बात कर दी। भारत का मैंने संविधान कहा आपका जिसको आप मानते हैं वो भी इजाजत नहीं देता है। मेरे को शरीयत से भाई हमने आपकी बात सुनी ना धैर्य से। सुनिए, अब आप मेरा भी जवाब धैर्य से सुनिए। अच्छा बोल। हमने आपकी बात सुनी ना धैर्य से, जरा 30 सेकंड आप मेरा भी जवाब सुन लीजिए। विष्णु जी आप मेरे दोस्त हैं, आपसे कई चर्चाएं हमारे साथ हुई, सैकड़ों जगह यहां से अयोध्या में हो चाहे जहां पर भी हो। आप मेरे दोस्त, आप ही कहा करते थे कि इस वाले मामले में जो ज्ञापी का जो मामला उसमें 1991 एक्ट जो है लागू नहीं होता क्योंकि 1950 से पहले का मामला है, आप कह रहे हैं। तो जब भाई साहब लागू ही नहीं होता है तो क्यों आप इस एक्ट को बदलवाना चाहते हैं? इसका जवाब है आपके पास। नहीं लागू होता तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही लड़िए, काहे इस एक्ट को चैलेंज कर? नहीं, उन्होंने साफ कह दिया ना कि बाकी जो मंदिर है जहां पर यह लगता है कि तोड़े गए और वहां पर हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हैं तो वो उनका भी रिव्यू चाहते हैं। वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया। शोएब जमई शायद आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया। अरे इन्होंने कहा कि भाई अरे उन्होंने क्लियर कर दिया शोएब जमई, थोड़ा सा आंख कान खोल के बैठिए, ठीक से सुनाई देगा आपको। ज्ञानवापी मामले में नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया, आपने सुना नहीं शायद। चैलेंज करेंगे। नहीं, आपने सुना ही नहीं ना। केस में ऑलरेडी फैसला आ चुका है। शोएब जमई भाई, शोएब जमई जी, मैं कह रहा हूं 12 सितंबर 2022 में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ये फैसला दे चुके हैं कि यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप अप्लाई नहीं होता। वो पढ़ी लिखी मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि आप मेरे दोस्त फैसला दे चुकी है। इस समय मुस्लिम पक्ष ने उस फैसले को चुनौती दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पेंडिंग है। नहीं, शोएब जमई थोड़ा सा ध्यान से सुनिए सर, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है अश्विनी जी, आप कुछ कह रहे हैं, फिर अंग्रेज भाई आपके पास आता हूं। देखिए, बड़ा सिलेक्टिव प्रोसेस है। पहली बात तो मेरा यह मानना है कि भारत में अब कोई विदेशी बचा नहीं, चाहे वो मंगोलियन आए थे वो भी चले गए, उनका भी वंश यहां नहीं है। चाहे वो चंगेज खान आया या बाबर आया या बहलोल लोदी आया, जितने भी गजनी गोरी आए वहां यहाँ जो हैं वो हैं कौन? ये सारे हिंदुस्तानी हैं। 80% हिंदू हैं, 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो मैं तो इनको बिल्कुल बाहरी नहीं मानता। अगर इनको कोई कहता बाहरी तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमारी बहन बेटियों के, हमारी बुआ के, हमारी मौसी के, हमारी चाची के सब संतान है, उसमें कोई बाहर का नहीं है। अब मैं आता हूं मेन विषय पे। मुझे लगता है भारत का संविधान सबको कोर्ट जाने की इजाजत देता है।
सबको समान अवसर देता है, सबको धर्म पालन का अधिकार देता है, सबको राइट टू कल्चर देता है, सबको राइट टू ट्रेडिशन देता है, सबको राइट टू जस्टिस देता है। लेकिन ये कानून बीच में खड़ा हुआ है, ये कहता कि नहीं। एक सवाल बड़ा अच्छा उन्होंने पूछा, जो मैं उसका जवाब दे देता हूं। वो कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि काशी मथुरा पे ये कानून लागू नहीं होता तो आप इसको खत्म क्यों कराना चाहते हैं? भैया, काशी मथुरा पे नहीं लागू होता, लेकिन कल को यही समस्या भोजशाला में आएगी, कल के ही जौनपुर में अटाला में आएगी, कल यही भद्रकाली में आएगी, और भी है। और केवल मस्जिद नहीं बनी है, बाद में मेरे को तभी पता चला कि केरल में 1-2 चर्च भी बन गए हैं मंदिर के ऊपर। तो दूसरी बात, आप अपने आप को भारतीय मानिए, आप क्यों बहलोल, लोधी, चंगेज और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं? आप भारतीय बन के रहिए, हम सब भाई भाई हैं, एक ही मामी, मौसी, चाची, नानी, सब एक ही संतान है, कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। और एक बात और, वो जो बार बार कह रहे हैं भैया सीए कानून के खिलाफ 250 PIL हुई है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ केवल 10 PIL है, सीए कानून के खिलाफ 250 PIL। और सरकार ने जब आर्टिकल 370 खत्म कर लिया तो सरकार के डिसीजन के खिलाफ भी 15 PIL है। तो आप ये मत सोचिए, तो जब सीए के खिलाफ 250 आ सकती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आर्टिकल 370 में जो सरकार का डिसीजन है उसके खिलाफ 10 आई तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं रंगरेज भाई के पास जा रहा हूं। अश्विनी जी, मैं आता हूं आपके पास। तो आपको रंगरेज भाई, एक बात बताइए, अगर हिंदुओं की आस्था, उन्हें लग रहा है कि आहत हो रही है कानून की वजह से, और उस कानून का जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, दिक्कत आपको क्यों है? सम्मान करिए ना हिंदुओं की आस्था का। देखिए, सम्मान तो फिर मुस्लिम आस्था का भी होना चाहिए। मैं बार-बार तो कौन सी मुस्लिम आस्था का सम्मान नहीं हो रहा है? और अरे सुन तो लीजिए, हमारी मस्जिद पे ये मंदिर बता रहे हैं यार, ये कौन सी बात है? कौन सी मस्जिद पर मंदिर बता रहे हैं? कौन सी मस्जिद पर? मस्जिद को भी उन्होंने ऐसे ही कहा। कौन सी मस्जिद? अरे कौन सी मस्जिद? किस मस्जिद की बात कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मथुरा की मस्जिद के पास 40,000 लोग। अरे तो कोर्ट को तय करने दीजिए ना कि वहां पहले मंदिर था, मस्जिद था, औरंगजेब ने आकर क्या तोड़ा? औरंगजेब ने आकर क्या तोड़ा? सुनिए, मस्जिद तोड़ा था क्या? सुनिए, नहीं, और औरंगजेब ने आकर मस्जिद तोड़ा था क्या? अरे सुनिए, एजेंडा मत चलाइए। अरे एजेंडा आप चला रहे हैं। औरंगजेब नहीं, एकदम आप रुक जाइए यहां पर। औरंगजेब ने आकर मस्जिद तोड़ा था कि मंदिर तोड़ा था? अरे उन्होंने मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद भी तोड़े हैं। अच्छा, और ये जो अच्छा, हाँ, नहीं, ठीक है। वहां पर पहले मस्जिद था जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया और दोबारा वहां पर मस्जिद ही बना दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? उनको तो आपकी, जब तो आपके मुंह में दही जम जाती है राकेश जी, उन पर तो नहीं, रंगरेज भाई, आप ये कहना चाहते हैं औरंगजेब आया, वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ दिया, फिर से मस्जिद बना दिया, और अगर आपको लगता है कि मस्जिद है तो कोर्ट में साबित करिए। अरे साबित, सुनिए, क्या कहा था कोर्ट ने अयोध्या वाले मसले में? क्या कहा था पता है आपको? अरे आपको सब पता है, आपको सब पता है। आपने ज्ञानवापी का जिक्र, ज्ञानवापी का आपने जिक्र छेड़ा रंगरेज भाई। नहीं, तो बताइए ना मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब ने आकर यहाँ पर मस्जिद तोड़ा, मस्जिद तोड़कर मस्जिद बना दिया, और आपको लगता है कि मस्जिद है तो साबित करिए। अरे आप 90 का दौर दोबारा लाना चाहते हो 2022 में? कितने नहीं, आप चाहते हैं कि हिंदुओं की आस्था कुचली जाती रहे। हिंदू ना बोले, हिंदू दब कर रहे इस देश में। स्वामी चक्रपाणी महाराज यही चाहते हैं रंगरेज। करना चाहते हो देश में, हिंदू मुसलमान करके। देखिए, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन सी अंग्रेजी पुस्तक पढ़े इतिहास की जिसमें इन्होंने बताया कि जी मस्जिद तोड़ा मुगलों ने। आप जरा बताइए, साकी मुस्ताक ने अपनी पुस्तक आलमगीरी में जो स्पष्ट लिखा कि किस प्रकार जो 1710 में जो उसने रिलीज किया, जो वो मुगल कालीन इतिहासकार था। नहीं, और बाकायदा दरबार में ये आदेश पढ़कर औरंगजेब का सुनाया गया था स्वामी चक्रपाणी महाराज कि वहां पर मंदिर तोड़ दिया जाए। जब तोड़ दिया गया तो वो भी सुनाया गया औरंगजेब के दरबार में। उन्होंने सारे धार्मिक स्थानों, बिल्कुल। और आप ये देखिए कि राजस्थान के तमाम मंदिरों को तोड़ के उसके प्रतिमाओं को दिल्ली के जामा मस्जिद में अंदर दबवा दिया गया। उसके सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, यानी पूरे देश में जिस प्रकार से मुगलों ने तोड़ फोड़ किया और मंदिरों को तोड़ा और उससे सोने को लूटा और मंदिरों के ऊपर गुम्बद लगा दिया। अब आज तो यह लड़ाई अब मानसिकता की हो चुकी है। जो मुगल मानसिकता के लोग हैं वो इस एक्ट का समर्थन करेंगे, और जो भारतीयता का प्रतीक है वो
वो इसका विरोध करेगा, क्योंकि यह मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से गुलाम बनाने वाला एक्ट है। आप देश के गृह मंत्री माननीय जो अमित शाह जी ने जो दिया है, मैं तो मांग करता हूं कि संसद से तत्काल इसको प्रस्ताव पारित करके इसको अवैध कानून घोषित करते इसे खारिज करें। अन्यथा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी जी ने और हमारे लगाए हैं दोनों अधिवक्ताओं ने करके, इनमें समर्थन करके सरकार को इस एक्ट को खत्म कराना चाहिए किसी भी तरीके से। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्ट है। यह हिंदुओं को गुलाम बनाने वाला एक्ट है। हिंदुओं के न्याय जो दिए जाने हैं उसके रास्ता को रोकने वाला, इससे बड़ा अन्याय दुनिया में कोई एक्ट नहीं होगा, इससे बड़ा अन्यायी एक्ट। इसलिए इसको तत्काल रूप से संसद से खारिज करके इसको खत्म की जाने की आवश्यकता है, ताकि मार्ग प्रशस्त हो सके, न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सके, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं बताइए? आप न्याय प्रणाली पे सवाल उठाते हैं, आप संविधान पे, कानून पे, सब पे सवाल उठा रहे हैं। अरे तो नहीं रंगरेज भाई, आपने कहा कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़े, मंदिर भी तोड़े, तो साहब जो मस्जिद तोड़ा, नहीं सुन लीजिए ना रंगरेज भाई, मैं अतिकुर रहमान जी का रुख करूं। अरे सुन लीजिए, लगातार मत बोलिए। एक तो आप कुतर की बातें कर रहे हैं, उसके बाद सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि मस्जिद तोड़ी गई है तो जाइए ना सर, रिव्यू कर दीजिए। यही तो कह रहे हैं विष्णु जैन और अश्विनी जी, रिव्यू कीजिए, कोर्ट में साबित कर दीजिए कि फला जगह पर मस्जिद तोड़ी गई थी, वहां पर मस्जिद होनी चाहिए। आपकी भी भावना का सम्मान हो जाएगा। नहीं, आप चाहते समाधान नहीं है, आप समाधान नहीं चाहते हैं। होगा भाई, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है अतिकुर रहमान, ठीक है। अगर आपकी मस्जिद भी तोड़ा तभी तो न्याय मिलेगा। अगर आप कह रहे हैं मस्जिद को तोड़ा, अरे साबित करिए ना रंगरेज भाई कि मस्जिद तोड़े गए इस देश में। जाइए कोर्ट में साबित करिए, खुला है दरवाजा। मस्जिदें भी तोड़ी गई। हाँ तो साबित करिए ना। अरे तो साबित करिए। ठीक है अतिकुर रहमान, अरे ठीक है, हो गया। रंगरेज भाई, आप अपनी धार्मिक भावना का सम्मान चाहते हैं, लेकिन दूसरों की धार्मिक भावना का सम्मान नहीं करना चाहते। एक मिनट, अब आप शांत हो जाइए। अतिकुर रहमान जी, आपने सुनी रंगरेज भाई की बात, कह रहे हैं औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी। अब वाराणसी में वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद तोड़कर औरंगजेब ने फिर से मस्जिद बना दी, ठीक है, और फिर यह मामला कोर्ट में चला गया। राकेश जी, बहुत सारी बातें जो अयोध्या जजमेंट में हमारे सामने आई थी, उसमें एक अहम बात यह भी थी कि हमारे जज साहिबान ने यह कहा था कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम ठीक करने के लिए बाध्य नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर अवश्य हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि 1991 से लेके आज तक के 31 साल गुजर गए हैं। राकेश जी, अब विष्णु जी आपको ये बताएंगे और अश्विनी उपाध्याय जी ये बताएंगे देश को कि जब कभी कोर्ट के अंदर कोई मामला दर्ज करते हैं आप, तो उसके अंदर टाइम बड़ा अहम पहलू होता है। 31 साल तक क्या आपने इस चीज को एक चैलेंज नहीं किया? अयोध्या के तो इसलिए 31 साल के बाद भी चैलेंज नहीं कर सकते अतिकुर रहमान, मौके मिले, इसलिए 31 साल के बाद भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं विष्णु जी, ये तो बड़ी गलती है। 31 साल तक आप लोगों ने चैलेंज क्यों नहीं किया? इस आधार पर आपको चैलेंज करने का हक नहीं है। मैं अतिकुर भाई को एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कितने जजमेंट्स में होल्ड कर चुका है, अतिकुर भाई तो खुद वकील हैं, कि एक्ट की वैलिडिटी कभी भी चैलेंज की जा सकती है, कभी भी। जो नहीं, वो तो कह रहे हैं 21 साल तक आप चुप क्यों रहे विष्णु जी? नहीं, कोई भी चुप नहीं रहा, एकदम गलत बात है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो लिमिटेशन एक्ट है, जो अतिकुर भाई बात कह रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट, वो कभी भी किसी एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए नहीं बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कितने फैसलों में होल्ड कर चुकी है कि एक्ट की वैलिडिटी एक कंटिन्यूइंग रॉन्ग है और वो कभी भी चैलेंज की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अतिकुर भाई, अगर आज आप इस पूरे मुद्दे की एनालिसिस करेंगे, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप कह रहे हैं इतने सालों बाद क्यों चैलेंज किया? तो जब राम मंदिर का फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्बिटर फाइंडिंग दी और एक गलत इंटरप्रिटेशन दिया जो उसका इंटरप्रिटेशन था ही नहीं, तब उस एक्ट को हमने चैलेंज किया है। अगर आज आप काशी का केस देखेंगे, मैं आपके सामने ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि काशी के केस में 1997 में पहले एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि यहाँ पे रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है, और उस समय के जो सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब थे उन्होंने वही बात कही जो आप कह रहे हैं
कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। ठीक है। 97 में ये होल्ड किया डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो वो कंट्रोवर्सी वहीं पे डेड एंड बरीड हो गई। उसके बाद जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में पैरा 92 में ये बात होल्ड की कि नहीं भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से 15 अगस्त 1947 की स्थिति बनी रहनी चाहिए, तो उसको हमने चैलेंज किया, ये कहते हो कि ऑर्बिटर फाइंडिंग है, और आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। हमने कहा डिले किया आती कुछ जी, आप बताइए टाइमलाइन में आपको बता रहा हूं। एकदम 1991 जब ये एक्ट आया तब उस समय हमने काशी का केस फाइल किया था, 1993 में पहला जजमेंट आया, 1997 में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला आया, उसके बाद 1997 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज तक मुद्दा पेंडिंग चल रहा है। ठीक है आतिकुर जी, आप जवाब दीजिएगा, एक साथ आप जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी भी कुछ बोल रहे हैं, एक साथ आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं शोएब जमई आपके पास आता हूं। हाँ, देखिए वो जो कह रहे हैं कि 1991 वाले एक्ट को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, वो तो अभी 30 साल पुराना है। हमने तो 1863 का जो इंडाउमेंट एक्ट है, जो मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने 1863 का कानून बनाया है, अभी 2 साल पहले उसको भी चैलेंज किया है। और नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है ना, उनको तो 91 मैरिज एक्ट 100 साल पहले बना था। आपकी आस्था आपके तर्कों से मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ वर्शिप एक्ट पर अटके हैं कि भाई उसको चैलेंज मत करिए, बाकी सब करिए। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी जरा एग्जांपल मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे देता हूं। 1863 का कानून को मैंने चैलेंज किया हुआ है। पारसी मैरिज एक्ट 100 साल पुराना, आज सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है। 1937 का जो शरिया एक्ट है उसको बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने चैलेंज किया है। और जहां तक कानून की बात है, अरे ट्रिपल तलाक तो 1400 साल पुराना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। अभी 4 शादियों पे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, आप उसमें भी कहते हैं ये तो हमारा 1400 साल पुराना है। हलाला को कहते हैं ये भी 1400 साल पुराना है। मुताह को कहते हैं ये भी 1400 साल पुराना है। मिस्यार को कहते हैं ये भी 1400 साल पुराना है। तहर्रुस को कहते हैं ये भी हमारा बहुत पुराना है। ये बात नहीं है, बात यह है कि भारत में संविधान आ चुका है। अगर कोई कानून ऐसा है जो संविधान सबको समान अवसर नहीं दे रहा है, उस धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है या किसी और आधार पर भेदभाव कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वो कुरीति हो, कुप्रथा हो, अधर्म हो या काला कानून हो, कुछ भी हो, उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है शोएब जमई, आप जवाब दीजिए, लेकिन उसके साथ बात एक कि आप लोग चाहते क्यों हैं? हिंदुओं की भावनाएं, उनकी धार्मिक भावनाएं नहीं है, आपकी आस्था उनकी आस्था नहीं। देखिए अश्विनी जी लगातार 2-3 मिनट, मैं भी 2 मिनट में इनका पूरा जवाब देता हूँ। अश्विनी जी ने बहुत सारे कानून को चैलेंज करने की बात की कि भाई हमने ये प्रथा चैलेंज की है। अश्विनी जी, आप हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू सभ्यता और संस्कृति की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान है। मुझे बताइए कि शादीशुदा मर्द या औरत शादी के बंधन में, जो 7 जन्मों का बंधन में बंधे रहने के बाद भी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत के साथ शारीरिक संबंध न रख सकता है, और ये डिक्रिमिनलाइज हो गया, यानी अब ये क्रिमिनल नहीं रहेगा। क्या हिंदू परंपरा में इसकी इजाजत है? क्या ये अधर्म नहीं है? ये कुरीति नहीं है? इसको चैलेंज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू धर्म और परंपरा में यानी आरएसएस का एक ऑफिशियल स्टैंड भी है, LGBTQ यानी कि समलैंगिक जो रिश्ते हैं, मर्द से, औरत से जो समलैंगिक रिश्ते शोएब जमई, मैं आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि डिबेट के आखिरी चरण में है, और अगर तो सवाल पूछा गया सर उसका जवाब दीजिए ना। फिर जवाब दे रहा है। आप संविधान को मानने की बातचीत करते हैं, लेकिन अभी एक देश एक कानून पर बात करेंगे, आप बिदक जाएंगे। वो संविधान की लाइन आपको नहीं सुनाई देगी। CNRC इसी देश का कानून बना है, उस पर आप अलग एजेंडा लेकर चलेंगे। 370 पर अलग एजेंडा लेकर चलेंगे। आप कहते हैं इस देश में 100 मस्जिदें तोड़ी गई, हम कहते हैं उसको भी क्लेम कर दीजिए साहब, हटाइए, सब कुछ रिव्यू हो जाए। आपको उस पर भी एतराज है? नहीं, मैं तो मस्जिदों की बात ही नहीं कर रहा है। मैं, आप टाइमलाइन पीछे ले जाना चाहते हैं, हालांकि मैं प्रेजेंट में स्ट्रक था, लेकिन आप टाइमलाइन पीछे ले जाना चाहते हो तो बता दूं आपको कि हिंदू राजा चालुक्य और जुलूका ने सैकड़ों बुद्धिस्ट स्तूपा तोड़ के मंदिर बना दिए। क्या आज के टाइम में ये पॉसिबल है कि उसको दोबारा से बुद्धिस्ट स्तूपा बना दिया जाए? नहीं पॉसिबल है। हिस्टोरिकल रेक्टिफिकेशन एक बहुत पुरानी, बहुत बड़ी, यही आपकी दिक्कत है शोएब जमई, यही आपकी दिक्कत है। मैं अगर इस पर जवाब दूंगा तो आपको लगेगा कि मैं जवाब दे रहा हूं। विष्णु जैन इनको जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। नहीं ठीक है, विष्णु जैन जल्दी से जवाब दीजिए। बात सुन लीजिए शोएब जमई, 20 सेकंड से एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, आपकी बात हो गई, आपने जो कहा वो सुनिए उसका जवाब।
विष्णु जैन। जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं तो ये बौद्ध को लेके आ जाते हैं, जैन को लेके आ जाते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ यही ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से बनाई गई है। यही जैन के बहुत बड़े समर्थक है शोएब जमाई साहब। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ आइए वहां पे आवाज उठाइए, मैंने तो आवाज उठाई, आइए हमारी आवाज का समर्थन करिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बौद्ध के स्तूप इन्होंने कहा क्या रेस्टोर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाइए, वो स्तूप भी रेस्टोर होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, मामला कोर्ट में और इंतजार कीजिए सर, सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करिए।